बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। देखिए, जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी होता है ना, उसमें भी 100 ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें तो 100 से ज्यादा होंगे। देखिए, जो 92% एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे पास 92 एलिमेंट्स होते हैं, वो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जिनके थ्रू बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, वो सिर्फ 16 होते हैं। ये जो 16 एलिमेंट्स होते हैं और कुछ दूसरे एलिमेंट्स जो कि एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाने में या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शंस करने में हेल्प आउट करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। 92 are naturally occurring elements. Only 16 are involved in forming the chemical compounds from which living organisms are made. These 16 elements and a few other which occur in a particular organism are called bioelements. अब देखते हैं कि बॉडी मास बनाने में कौन कौन से एलिमेंट्स हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो 6 बायो एलिमेंट्स होते हैं, वो 99% बनाते हैं बॉडी मास का। अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से 6 बायो एलिमेंट हैं जो कि 99% बनाते हैं। सबसे पहले है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज सबसे हाई है और ये बनाता है 65% बनाता है टोटल बॉडी मास का। उसके बाद जो कार्बन है, कार्बन बनाता है 18%। देन आ गया हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वो 10% बनाता है। उसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो 3% बनाता है। कैल्शियम 2% है और सबसे कम जो है हमारा फॉस्फोरस है, जो सिर्फ अपना 1% देता है। यानी कि ये जो 6 बायो एलिमेंट हो, ये मैक्सिमम बॉडी मास बनाते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ऑक्सीजन की परसेंटेज सबसे हाई है और फॉस्फोरस की परसेंटेज सबसे लो है। उसके बाद देखते हैं, हमने आपको ये चीज तो बता दी कि 99% कौन कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि 1% कौन कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं। तो 1% पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो बायो एलिमेंट्स हैं, ये बॉडी मास का 1% बनाती हैं। पोटेशियम है, पोटेशियम 0.35% देता है। जो सल्फर है वो 0.25, क्लोरीन जो है 0.15%, सोडियम जो है 0.15, उसके बाद जो मैग्नीशियम है 0.05%, उसके बाद है हमारा आयरन 0.004%। उसके बाद हम देखते हैं अपने ट्रेस एलिमेंट्स को। कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया और आयोडीन हो गया। देखिए, मैंने आपको शुरू में टोटल 16 एलिमेंट्स बताए थे। तो मैंने प्रीवियस 2 स्लाइड में 12 जो है बायो एलिमेंट बताए हैं और इनमें मैंने आपको 4 एलिमेंट्स बताए। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 16 एलिमेंट्स हो गए। और यही एलिमेंट्स होते हैं जो एक लिविंग बॉडी में केमिकल रिएक्शंस बनाने में हेल्प करते हैं। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं जिससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सके। उसके बाद है कि हमारी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल क्यों नहीं होती। देखिए, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल इसलिए नहीं होती कि जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी होगा ना, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी होगा, उसमें भी जो इन्वॉल्व होंगे वो केमिकल रिएक्शंस होंगे, वो 100 ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगे। वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस, वो एक साथ मैक्सिमम प्रोसेसेस करने के काबिल होंगे। मतलब उनमें बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और यही जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यही जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंग्विश करते हैं। जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल नहीं होती। क्यों सिंपल नहीं होती? बिकॉज इट हैज हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, because of which living organisms are able to carry out a number of processes which can distinguish them from the non-living things. उसके बाद है जो हमारे लेवल्स कितने होते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है कि द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। यानी कि बायोस्फीयर क्या हो गया
कि जो जिसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लेकिन जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे लिविंग कंपोनेंट्स भी इंक्लूड होंगे और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी इंक्लूड होंगे। जैसे कि हमारी अर्थ सरफेस हो गई, अर्थ सरफेस पे हम भी रहते हैं, ज़ाहिर है हम अपने घरों में रहते हैं, इसके अलावा हम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जाते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो गए। तो बायोस्फीयर की एग्जांपल क्या आएगी, वो अर्थ सरफेस आएगी। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। यानी कि कम्युनिटी जो है, अब कम्युनिटी क्या मतलब कि जिसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं। यानी कि हमारी जो इर्द गिर्द हैं वो हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं। अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे स्नेक हो गया, एंटीलोप हो गया, हॉक हो गया, बुशेस, ये हमारे नॉन लिविंग सराउंडिंग हो गई। इसके अलावा ग्रॉस, रॉक्स एंड स्ट्रीम, ये भी हमारी नॉन लिविंग सराउंडिंग हो गई। यानी कि स्नेक, एंटीलोप और हॉक ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, और जो बुशेस हो गई, ग्रास हो गया, रॉक्स हो गया और स्ट्रीम हो गई, ये हमारे क्या होगी, नॉन लिविंग सराउंडिंग हो गई। तो हमने क्या कहा कि इकोसिस्टम का क्या मतलब है, क्या कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। देन मूव टुवर्ड कम्युनिटी। What do you mean by community? Two or more populations of different species living and interacting in the same area. यानी कि एक तो हमने इकोसिस्टम में क्या चीज पढ़ी कि जो हमारी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन कम्युनिटी में ये क्या होगा कि जो हमारी दूसरी स्पीशीज होंगी, हमारे आसपास रहने वाली जो स्पीशीज होंगी, वो भी हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगी। यानी कि टू और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया, जैसे स्नेक हो गया, एंटीलोप हो गया, हॉक हो गया, बुशेस हो गया और ग्रास हो गया। उसके बाद है पॉपुलेशन एंड स्पीशीज। मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज इनहेबिटिंग द सेम एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। क्या मतलब हुआ कि मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज के मेंबर जो कि सेम एरिया में रहते हैं, जैसे कि इंटायर स्टूडेंट बॉडी एट अ स्कूल, एक स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो हमारे क्या होगी, वो पॉपुलेशन होगी। उसके बाद जो हमारे बहुत सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, स्पीशीज कहलाती हैं। वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्पीशीज। एग्जांपल जैसे होगी हमारी डोमेस्टिक कैट्स होगी, ह्यूमंस हो गए, रेड फॉक्स हो गए, ये इंटरब्रीड करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं। उसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? मल्टी सेलुलर, देखिए मल्टी सेलुलर का मतलब भी, मल्टी मीन मिनी एंड सेलुलर मीन सेल्स, मतलब मिनी सेल से कंपोजिशन जो होती है, वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी कि इन ऑर्गेनिज्म इन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल, यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल लिविंग थिंग जो कि बहुत सारे सेल से कंपोज्ड हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, और जो कुछ फंजाई जैसे मशरूम्स होते हैं, उनको भी हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में देख सकते हैं, कंसीडर करते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। उसके बाद है हमारे ऑर्गन सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक साथ काम करते हैं। क्यों एक साथ काम करते हैं? ताकि वो एक स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन को चला सकें, उसको एग्जीक्यूट कर सकें, उसकी सही परफॉर्मेंस के लिए, उसको सही परफॉर्म करने के लिए, उसको सही फंक्शन के लिए दो या दो से ज्यादा ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं तब हम उनको क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे टू और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। द एग्जांपल है द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में दो या दो से ज्यादा ऑर्गन जो होते हैं वो काम करते हैं और वो मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। दिन हो गए हमारे पास ऑर्गन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गन? ऑर्गन का मतलब है कि इस स्ट्रक्चर जो नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यूज टाइप्स दैट फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट। यानी कि ऑर्गन का क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत सी टिश्यू टाइप से बने, जो बहुत सारे टिश्यू से कंपोज हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। जैसे द ब्रेन, हार्ट, किडनीज, लंग्स, ये जो चारों ऑर्गन्स होते हैं ये सेवरल टिश्यू से कंपोज्ड हुए होते हैं।
उसके बाद है हमारा टिश्यू। हमने ऑर्गन के लिए क्या कहा कि ऑर्गन सेवरल टिश्यूज से कंपोज्ड होते हैं। अब जो टिश्यूज होते हैं वो सेवरल सेल्स से कंपोज्ड होते हैं, लेकिन वो जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर सेल्स होते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और वो सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, नर्वस वो सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं सिमिलर सेल्स का। और एक सिमिलर सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब मुख्तलिफ सेल्स मिलके एक साथ जुड़ते हैं और वो क्या करते हैं, वो एक साथ काम करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से एग्जांपल से देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। नर्वस टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया और मस्कुलर टिश्यू हो गया। दिन है हमारे पास सेल। सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। इस एग्जांपल देखते हैं इसकी, नर्व सेल हो गए, फैट सेल्स हो गए और बोन सेल्स हो गए। उसके बाद है हमारा ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली का क्या मतलब हुआ कि आर स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक तो सेल है लेकिन सेल के साथ एक और चीज जुड़ी हो जो कि उस सेल के साथ मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करे। जो उस चीज को हम क्या कहेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनेली कहेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद है हमारे पास माइक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये जो माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो का क्या मतलब हुआ स्मॉल। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और वो क्या बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स कहते हैं, बनाते हैं। और उन लार्ज मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत कम होता है, और उनके जो एटम्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो बहुत कम मौजूद होते हैं उनमें। यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो कंबाइन होके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस लार्ज मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है और ये एटम्स की बहुत ही स्मॉल नंबर पे मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, प्रेजेंट नेचुरली इन द बॉडी। ये बात लाजमी याद रखना कि ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, तो कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, शुगर्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स, फैटी एसिड, वाटर एंड मिनरल्स, ग्लूकोज, डीएनए एटसेट्रा। उसके बाद है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। देखिए माइक्रो मॉलिक्यूल के स्टार्ट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस लार्ज मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। जो जो बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि बहुत लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते। हमने माइक्रो मॉलिक्यूल के लिए आपको क्या बताया था कि ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि जो ऑलरेडी बॉडी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये उनसे बिल्डअप होते हैं, यानी कि उनसे इनकी डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल हो गया न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए एटम क्या होता है। एक एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का क्या मतलब हुआ, सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसको क्या कहते हैं, हम उसको एटम कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इनको आप क्या कहेंगे, एटम कहेंगे, क्योंकि ये एक एलिमेंट की क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं और ये उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताते हैं। उसके बाद हो गए हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं, वो पार्टिकल होते हैं जो कि एक एटम को बनाते हैं, एक एटम की कंपोजिशन करते हैं, यानी कि मिलके एक एटम को बनाते हैं। एटम तो हो गया एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया, लेकिन उस पार्टिकल को भी कौन क्या क्या चीजें मिलके बनाती हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके बनाते हैं। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।